तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल में वेरिएबल, कांस्टेंट और कीवर्ड के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो कि सी लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी लाइक लैंग्वेज है। जैसे हम पहले इनिशियली पढ़ते हैं अल्फाबेट्स एंड ऑल, देन हम वर्ड बनाते हैं, फिर इसके बाद सेंटेंस बनाते हैं, फिर बहुत बड़े पैराग्राफ लिखते हैं। सिमिलर वे में हम सी लैंग्वेज में भी अल्फाबेट्स सबसे पहले जानते हैं, डिजिट्स जानते हैं, स्पेशल सिंबल्स जानते हैं, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं। आज मैं इन तीनों की हेल्प से मैं आपको वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड बनाना बताऊंगा। इसके बाद हम वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड जब बनाना सीख लेंगे उनके रूल के हिसाब से, तब आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन उनसे कैसे फॉर्म होती है। फिर ये जो मल्टीपल ऑफ इंस्ट्रक्शन जब एक साथ ग्रुप कर देते हैं हम, तो एक प्रोग्राम होता है जो हमारा एक पर्टिकुलर टास्क करता है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा कांस्टेंट के बारे में। इसके बारे में, कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट और वेरिएबल दो ऐसी चीजें हैं जो कि एक दूसरे की पूरक हैं। मीन्स अगर हम बात करें कांस्टेंट की, द एंटिटी विच कांट बी चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे कि अगर हम कोई वैल्यू लिखे 3, 5, 9, ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यूज है जो कि चेंज नहीं होंगी। अगर हम बात करते हैं वेरिएबल की, तो दैट एंटिटीज मतलब टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है। ठीक है, अगर इफ गिवन एंटिटी की वैल्यू चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब हम आपको बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंप्यूटर सेल्स होती हैं। जैसे कि आपके माइंड में आप जितने भी कैलकुलेशन करते हो तो उसको माइंड में करने के लिए आपके पास क्या है? मेमोरी है। मेमोरी यानी कि आपका माइंड है, और माइंड किससे बना हुआ है? सेल्स से बना हुआ है। सिमिलर वे में जो कंप्यूटर में हम करते हैं, जो कंप्यूटर में जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस या लोकेशन पे स्टोर होता है, जहां पे कैलकुलेशन परफॉर्म होता है, प्लस उसकी जो वैल्यू रिजल्टेंट है उसे होती है। अभी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर सेल जो होती है इसमें कंप्यूटर में, उसको हम मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। इस लोकेशन का कुछ एड्रेस होगा, तो मेमोरी एड्रेस, उसका कुछ गिवन एड्रेस होगा। ओके, लेट्स सपोज इस एड्रेस का जो नाम है, इस एड्रेस या इस लोकेशन का जो नाम है वो x है। ये कोई एड्रेस है इसका, लेट्स सपोज 00001 है। क्या है? फर्स्ट लोकेशन है, ये इसका एड्रेस हो गया। ये इस लोकेशन का जो नाम हमने दिया है वो है x। लेट्स सपोज x एट ए गिवन टाइम, x की वैल्यू क्या है? 3 है। यानी कि इस सेल पे जो एड्रेस है उस एड्रेस को हमने क्या असाइन कर दिया? एक 3 वैल्यू असाइन कर दिया। यानी कि अगर हम x बराबर 3 लिखते हैं तो वो मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में कहीं इस टाइप से सेव होगा। उसका कुछ एड्रेस होगा, उसका कुछ नाम होगा, उसकी उस एड्रेस पे कुछ वैल्यू होगी। लेट्स सपोज अभी हमने x बराबर 3 दिया, नेक्स्ट टाइम हमने क्या दिया? 5 दे दिया। तो क्या होगा? जो ये 5 वैल्यू है इस मेमोरी पे, इस सेल पे, इसी, क्योंकि इसका नाम सेम है, इसका एड्रेस सेम है, बट इसकी वैल्यू चेंज हो गई। क्या हो गई? इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो ये चेंज वैल्यू करता क्या है? इस पे जो गिवन वैल्यू है उसको ओवरराइट कर देता है। क्या करता है? ध्यान से सुनिए, इस गिवन लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको ओवरराइट कर देगा। अब क्या है? x की वैल्यू क्या होगी? 5। तो उस मेमोरी लोकेशन पे हमें, अगर हम उस एड्रेस को एक्सेस करें, अगर उसको देखें कि उस एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है, तो इस टाइम हमें क्या मिलेगा? 5। अब बात करते हैं, ये जो x है एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे इसकी वैल्यू या तो 3 है या तो 5, यानी कि ये चेंज हो रही है वैल्यू टाइम के साथ। इसलिए x को क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जो एक ऐसी एंटिटी जिसका मान गिवन टाइम पे चेंज होता रहे, पर्टिकुलर टाइम पे चेंज होता रहे, तो इसको कहते हैं वेरिएबल। चूंकि ये 3 और 5 क्या है? 3 और 5 है, एक जनरल कांस्टेंट है। यानी कि इनकी वैल्यू अगर 3 हम बोल रहे हैं तो 3 ही होगा, उसको बदल नहीं सकते। अगर हमने 5 बोला है तो 5 ही होगा, वो बदल नहीं सकता। लेकिन अगर हम कांस्टेंट असाइन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एड्रेस के नेम पर,
और उसकी वैल्यू अगले कुछ समय बाद अगर हम उसको 5 कर देते हैं तो x की वैल्यू चेंज हो गई, इसलिए x क्या है, वेरिएबल, जबकि 3 और 5 जो है इटसेल्फ क्या है, कांस्टेंट। फेयर इनफ। अब तक आपको क्लियर हो गया? फिर समराइज में कर देता हूं, क्या है कांस्टेंट, क्या है वेरिएबल। वेरिएबल वो एंटिटी है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जिसका पर्टिकुलर गिवन टाइम पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसको वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एंटिटी जो कभी चेंज नहीं होगी उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। फेयर इनफ। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे एक और हमने बात आपको बताई कि जैसे आप कोई कैलकुलेशन या कुछ करते हैं अपने माइंड में, तो उसको माइंड में स्टोर करते हो, अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हो। सिमिलर वे से कंप्यूटर भी अपने मेमोरी में कोई काम करता है, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है मेमोरी में, और मेमोरी कहाँ स्टोर करता है, इनपुट आउटपुट, अपने इनपुट आउटपुट वो मेमोरी सेल में स्टोर करता है। अब जैसे किसी वेरिएबल को मैंने आपको दिखाया है ताकि आप अनुमान लगा सके कैसे कंप्यूटर काम करता है। लेट सपोज मैंने एक एड्रेस है या एक सेल है जिसपे x बराबर 5 स्टोर है। x क्या है, वेरिएबल का नेम है, 5 क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है, और वो उस मेमोरी लोकेशन को अगर मैं पर्टिकुलर कोई नंबर दूं, या नंबर असाइन होते हैं प्री डिफाइंड, अगर मैं उसको देखूं, लेट सपोज अभी के लिए मेरे पास उसका जो एड्रेस है ये है 000000001। लेट सपोज एक और एड्रेस है जिसका नाम है y, क्या नाम है, y, यहां पे क्या स्टोर है, 3, करेक्ट। इस एड्रेस का नाम लेट सपोज 000000002 है, करेक्ट। इस एड्रेस लोकेशन का जो एड्रेस है, इस लोकेशन का जो एड्रेस है वो 2 है। अब बात करते हैं कि हमें इनको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। लेट सपोज हम y प्लस एक्स कर रहे हैं या x प्लस वाई कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें क्या है, इस पे जो मान पड़ा हुआ है वो 5 है, प्लस इसका मान क्या है, 3 है। लेट सपोज इसका रिजल्टेंट हम z में स्टोर करते हैं, तो कहीं z ऐसे कुछ z पड़ा होगा। लेट सपोज z जो है वो सेल है, ये वाली सेल, ये z है, और z जो इस लोकेशन का नेम है वो z है। z क्या रखेगा, इस लोकेशन की वैल्यू प्लस इस लोकेशन की वैल्यू का एडिशन रखेगा, तो यहाँ पे हम क्या अल्टीमेटली स्टोर होगा अपने कंप्यूटर में, 8। कुछ इस तरह से कंप्यूटर काम करेगा। यानी कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी एंटिटी को स्टोर करने के लिए हमें एक कंप्यूटर की सेल की जरूरत होगी, जो कि कंप्यूटर अपने सेल में स्टोर करता है। इसी प्रकार से ये इनपुट हो गए और इनके जो रिजल्टेंट है उनको भी एक पर्टिकुलर सेल में वो स्टोर करेगा। अगर हम प्रिंट कराते हैं z की वैल्यू, तो हमें इस लोकेशन पे जो स्टोर्ड वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। फेयर है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब और जानते हैं कांस्टेंट के बारे में डिटेल में। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आज का पूरा लेक्चर हम जो फोकस करेंगे पहले किस पे, कांस्टेंट के बारे में। तो कांस्टेंट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं सी में जो कांस्टेंट होते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट उन्हें कहते हैं जो कि इंटीजर कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है। इनके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सेकेंडरी कांस्टेंट जैसे कि बाद में अपकमिंग लेक्चर में आप देखोगे कि मैं एरे के बारे में बात करूंगा, पॉइंटर के बारे में बात करूंगा, स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, यूनियन के बारे में बात करूंगा, एनम के बारे में बात करूंगा, और भी कुछ अगर है तो उसके बारे में बात कर लेंगे। फेयर इनफ। सो आज का जो लेक्चर है मेन हमारा वो किस पे फोकस होगा, आज हम बात करेंगे प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है टोटल फोकस है किस पे, प्राइमरी कांस्टेंट को समझने के बारे में, उनके क्या नियम है, अगर हम कोई कांस्टेंट लिखते हैं तो वो इंटीजर कैसे बनता है, वो इंटीजर क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। आज का जो पूरा फोकस है प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में। तो अभी के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हम अगली कक्षाओं में अगले के आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे सेकेंडरी कांस्टेंट के बारे में। ओके। जो इंटीजर कांस्टेंट है, जो भी इंटीजर कांस्टेंट है उसको कंस्ट्रक्ट करने के नियम क्या है, वो बोलता है नियम कि सबसे पहले एक एटलीस्ट 1 डिजिट्स होनी जरूरी है। यानी कि अगर पहला नियम है यानी कि एक डिजिट होना ही होना चाहिए। डिजिट क्या क्या है, 0 से लेके 9 तक को हम डिजिट्स बोलते हैं। तो
अगर हम 9 बोल दें तो ये क्या है, एक डिजिट इंटीजर कांस्टेंट है, या अभी तक तो ये इंटीजर कांस्टेंट हम कह सकते हैं इस नियम के हिसाब से। दूसरा नियम क्या है, इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, इसके बाद कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो अभी भी हमारा ये क्या है, हमारा एक इंटीजर कांस्टेंट है। क्या है, अभी तक इंटीजर कांस्टेंट है। इसने किस किस रूल को फॉलो किया, इसको किया, दो को किया। तीसरा, इट कैन हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हम कोई साइन नहीं देते इंटीजर के आगे तो हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। अगर हम कोई साइन दिए, लेट सपोज ये नेगेटिव, तो ये केवल दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। चलिए अभी तक हमारा ये क्या है 9, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये अभी तक इंटीजर कांस्टेंट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो कर रहा है। तीसरा, नो कामा और ब्लैंक स्पेसेस अलाउड विद इन इंटीजर कांस्टेंट, तो हमने इसके लिए कोई या तो कामा या ब्लैंक स्पेस यूज नहीं किया है, इसलिए अभी भी हमारा ये चौथा रूल फॉलो हो रहा है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, इसकी अलाउएबल रेंज, कितने रेंज तक हम किसी भी इंटीजर कांस्टेंट को लिख सकते हैं। मतलब इंटीजर कांस्टेंट की वैल्यू अगर उस रेंज के बाहर गई तो वो इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट होगा। तो उसको वैलिड इंटीजर कांस्टेंट की जो रेंज है वो -21, 47, 48, 36, 48 से लेकर कितना होता है, +21, 47, 48, 36, 47 तक। ये भाई देखिए ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स कंपाइलर डिपेंडेंट है। कैसे, ये कंपाइलर डिपेंडेंट है। अगर आप जीसीसी कंपाइलर की बात करते हो तो वहां पे इसकी वैल्यू रेंज ये होगी। अगर आप बात करते हो विजुअल स्टूडियो जो कि कॉमनली यूज होती है सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए, वहां पे इसकी जो रेंज है, या आप टर्बो सी की बात कर लो जो कि वाइडली यूज है, पीपल आर यूजिंग फॉर सी लैंग्वेज, वाइडली यूज करते हैं, उसके जो इंटीजर कांस्टेंट होता है उसकी रेंज जो होती है -32,768 से लेके +32,767। फेयर इनफ। तो आपको क्या याद रखना है, ये रेंज याद रखनी है, ये इंटीजर कांस्टेंट की रेंज है। इस रेंज का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने लिख दिया कि 32,768 पॉजिटिव, क्या ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बाकी सब रूल तो फॉलो कर रहा 1 से लेके 4 तक, बट 5वां रूल फॉलो नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं अभी भी टर्बो सी कंपाइलर की बात कर रहा हूं। टर्बो सी कंपाइलर अगर मुझे दिया गया है और उसमें ये रेंज दी गई है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपको जो गिवन कंपाइलर है वो टर्बो सी है, और उस पे अगर मैं 32,768 लिख के क्वेश्चन पूछता हूं क्या ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसकी जो रेंज है +32,768 ही होगी। अगर मैं इसको कर देता हूं 67, तो क्या ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, तुरंत यस। क्या अगर मैं इसको माइनस कर देता, प्रीवियस वैल्यू अगर जो थी उसको अगर मैं माइनस कर देता, तो क्या ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, तो मैं सीना चौड़ा करके बोलता हाँ भाई ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। क्या ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, अगर मैं इसकी वैल्यू 9 कर दिया, नहीं, क्योंकि ये इसके रेंज के बाहर जा रहा, करेक्ट, तो इसलिए ये एक इंटीजर कांस्टेंट नहीं होगा। क्या ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, लेट सपोज मैं बात करता हूं 0, क्या ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, मेरा आंसर है हाँ भाई हाँ, ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि उसकी रेंज जो है माइनस मुझे दी गई है, प्लस दी गई है, उसकी मैक्सिमम रेंज दी गई, उसके बीच में 0 भी होता है, इसलिए 0 भी एक इंटीजर कांस्टेंट है। क्या ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, यस है। क्या ये, अब ध्यान दीजिएगा ऊपर के रूल्स जो कुछ लिखे गए थे उसमें से बात करते हैं। क्या ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, 0 डॉट मींस डेसिमल 009, क्या ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, हम बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि इसमें जो भी इंटीजर कांस्टेंट होता है उसका रूल हमें ये बताता है कि उसमें दशमलव नहीं आने चाहिए, उसमें मस्ट नॉट हैव एनी डेसिमल पॉइंट, तो इसलिए ये एक इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये एक इंटीजर ये स्पेस है, लेट सपोज, क्या ये एक इंटीजर कांस्टेंट है,
हम कहेंगे नहीं सर, क्योंकि 9 के बाद जो 0 है उसके बीच में स्पेस है, इसलिए ये एक इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं कि लेट सपोज हमने लिख दिया 7625। ऐसे नॉर्मल अंक गणित में या जो भी आप गणित पढ़े होंगे वहां पे लिखते होंगे या कहीं भी टाइप में लिखा जाता है, बशर्ते ये एक इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बीच में हम कामा नहीं लगा सकते नियम के हिसाब से। तो हमें टाइप करना होगा 7625 टुगेदर। फेयर इनफ। अब तक आप जान चुके होंगे कि इंटीजर कांस्टेंट क्या है, उसके रूल्स आपके दिमाग में हमेशा बैठे होने चाहिए। अभी भी वाइडली जो यूज होता है हमारा जो टर्बो सी प्लस टर्बो सी, उसके हिसाब से इस रेंज को याद कर लें आप। मैं आपको कहूंगा 32,768 जो माइनस की रेंज है उससे लेके प्लस की रेंज में एक कम होता है, इससे केवल एक कम है, ये देख लीजिए। अब जब भी आपको रेंज का कोई क्वेश्चन आता है तुरंत आप खटाक से इस नियम को, इस रूल्स को अप्लाई करके उसका आंसर दे सकते हैं। वी हैव सीन इंटीजर कांस्टेंट। नाउ अब बात करते हैं हम रियल कांस्टेंट के बारे में। रियल कांस्टेंट को हम दूसरे शब्दों में फ्लोटिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, फ्लोटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो बेसिकली होते हैं दो टाइप से लिखे जाते हैं, एक तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जाते हैं, दूसरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे जाते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म के मैंने रूल्स यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं, देखिए एक एक करके क्या होता है। फ्रैक्शनल फॉर्म में जो रियल कांस्टेंट लिखे जाते हैं उसका पहला नियम है कि अ रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट्स। सो किसी भी कांस्टेंट की, रियल कांस्टेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट आप समझ लीजिए वहां पे एटलीस्ट 1 डिजिट होनी जरूरी है। तो डेसिमल पॉइंट के बारे में जो नियम था इंटीजर कांस्टेंट में वो यहाँ होल्ड नहीं करता, उसका अपोजिट है। क्या है? इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, करेक्ट। यानी कि मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें एक डेसिमल पॉइंट है, हाँ भाई है। क्या इसमें एक मिनिमम 1 डिजिट है? हाँ, उसमें एक मिनिमम 1 डिजिट है। इट कैन हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में रियल कांस्टेंट लिखा जाएगा वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और जो डिफॉल्ट साइन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। डिफॉल्ट मींस अगर कोई साइन यही नहीं दिया गया है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारा रियल कांस्टेंट हो जाएगा। अब चौथा नियम क्या कहता है? नो कामा और ब्लैंक स्पेस आर अलाउड विद इन इंटीजर कांस्टेंट। जो था वही सेम यहां भी होल्ड करता है, रियल कांस्टेंट में भी यही बात है। अलाउएबल रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट जो है यहां पे मैंने जो दिया है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की रेंज दिया है। आप इसको किताब से देख लीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको बताता हूं कि फ्रैक्शनल फॉर्म में जो रियल कांस्टेंट होता है उसकी रेंज क्या है। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, वो कैसे लिखे जाते हैं। जो हम रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं वो मस्ट बी सेपरेटेड विद ई। एक पार्ट होगा जो मैंटिसा होगा और दूसरा होगा एक्सपोनेंट होगा, यानी कि दो कंपोनेंट मिलके एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रियल कांस्टेंट बनाते हैं। आइए इनके नियम को देखते हैं। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रियल कांस्टेंट। तो पहला जो नियम है ए मैंटिसा, मैंटिसा यानी ई के पहले कम से कम एटलीस्ट 1 डिजिट होना अनिवार्य है, करेक्ट। दूसरा नियम है कि जो कि मैंटिसा और एक्सपोनेंट है वो एक दूसरे से किससे सेपरेटेड होने चाहिए? कैपिटल ई या स्मॉल ई से सेपरेटेड होने चाहिए। तो ये दूसरा नियम मैंने यहीं पे लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, आप समझ लीजिए कि ई या कैपिटल ई से एम या ई सेपरेटेड होते हैं, करेक्ट। तीसरा नियम है इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, यानी कि मैंटिसा पार्ट में, ये मैंटिसा पार्ट में, मैंटिसा की बात हो रही, मैंटिसा पार्ट पे इट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डेसिमल पॉइंट, ओके। चौथा नियम है इट कैन हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, फेयर इनफ। अब बात करते हैं नो कामा और ब्लैंक स्पेस। सिमिलर अदर कांस्टेंट, यहां भी कामा और स्पेस अलाउड नहीं है। और जो इसकी रेंज है -3.4 E38 से लेके +3.4 E38 तक है। अगर मैं लिखता हूं यहां पे
4.3e38 क्या ये एक वैलिड एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रियल कांस्टेंट है? तो मैं बोलूंगा सीधे से खारिज कर दूंगा, नहीं, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रियल कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेंज के बाहर है। अभी मैं इसकी बात करता हूं 3.3e⁻21 क्या ये वैलिड एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रियल कांस्टेंट है? तो मैं बोलूंगा हाँ भाई है, क्योंकि ये रेंज के अंदर आता है। सिमिलरली आप पॉजिटिव वे में भी देख सकते हो, पॉजिटिव साइड के भी। अब आगे मैं बताता हूं आपको कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर कांस्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। और अगला मैं आपको क्या बताने वाला हूं? कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। हमने देख लिया इंटीजर कांस्टेंट के बारे में, रियल कांस्टेंट के बारे में। अब आके देखते हैं हम कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे फॉर्म होता है? इसका जो नियम है, जो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट, पहला सबसे नियम स्पेशल है, जो भी एक सिंगल डिजिट या अल्फाबेट या स्पेशल सिंबल, अल्फाबेट, डिजिट या स्पेशल सिंबल, अगर वो इन्वर्टेड कामा के बीच इनक्लोज्ड हो। इन्वर्टेड क्यों बोल रहे? क्योंकि ये जो दोनों जो कामा का जो थोबड़ा होगा, थोबड़ा हमेशा किधर होगा? लेफ्ट साइड होगा, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। और ये सी लैंग्वेज में काफी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इन्वर्टेड कामा की जगह इंग्लिश लाइक इन्वर्टेड कामा लगा दिया, कोट्स लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। इसका बहुत ही खासा ध्यान दीजिएगा कि जो दोनों भी जो कामा है उनके जो थुथने या थोबड़े होंगे वो लेफ्ट साइड होंगे। तो जैसे कि एक कैरेक्टर कांस्टेंट मैंने ये लिखा है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट इनक्लोज्ड विद डबल नहीं सिंगल इन्वर्टेड कामा। सिंगल इन्वर्टेड कामा के बीच अगर इनक्लोज्ड है, जो कि एक वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम जो लेंथ है कैरेक्टर कांस्टेंट की वो एक ही होनी चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं क्या ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, एग्जांपल मैंने दिया है, ये आंसर नहीं। क्या ये एक वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है, आंसर नहीं। क्या ये एक वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है? यस। क्या ये एक वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है? तो बड़ा ध्यान दीजिएगा, यस, इट इज अ वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। आगे के लेक्चर में मैं बताऊंगा वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करने के क्या क्या नियम है, जिनको हमें खासा ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।